हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। देखो स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले सेशन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को। यहां से क्वेश्चन यूपीएसआई में निकल जाता है तो उसको थोड़ा देखेंगे। अब पहले इसमें थ्योरी करेंगे, बाद में अपने क्वेश्चंस को भी देखेंगे। आप लोगों को पता है कि भाई दहेज प्रथा हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। अब इसमें कभी कोई ज्यादा भी दे देता है, कभी कोई कम भी दे देता है, लेकिन ये देने की प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। देखो सबसे पहले बिहार गवर्नमेंट ने इसमें कदम उठाया था 1950 में। अपने यहाँ वो कानून लेकर आए थे और 1950 में जब वो लेकर आए तो बिहार के लोगों पर इसका कुछ असर नहीं पड़ा, यानी कि ये फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि चलो हम लेकर आते हैं भाई 1958 में। उसका भी लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। अब केंद्र सरकार जाग गई कि भाई राज्यों से नहीं हो पाएगा, हमको एक्शन लेना पड़ेगा ऊपर से, तभी राज्यों में फैलेगी। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 आया और इसमें कितनी धाराएं आई। इसमें जो आपको धाराएं देखने को मिलती हैं वो 10 मिलती हैं। इन्हीं 10 में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें चैप्टर कितने थे, यानी कि अध्याय थे 0, यानी कि इसमें कोई भी चैप्टर ही नहीं है। तो अगर आपका ऑप्शन ऐसा मिले कि इसमें भाई अध्याय कितने हैं 5, 6, 0, 8, तो आप 0 पर ही टिक करेंगे। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसकी धारा 1 क्या कहती है, ये संक्षिप्त नाम के बारे में बताती है कि इसका शॉर्ट में नेम क्या है, यानी कि प्रेसाइज नेम क्या है, और इसका विस्तार कहां कहां तक है और प्रारंभ कैसे हुआ। अब अगर हम देखें इसका संक्षिप्त नाम, वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ओके, और इसका विस्तार कहां पर है, जब ये लागू हुआ था उस समय पर, तो भाई ये उस समय पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ये आप ध्यान रखोगे। लेकिन उस समय, ये बात यहां लिख लेना, उस समय, लेकिन 2019 में वहां पर भी लागू हो गया। ठीक है भाई, लागू कहां पर, जम्मू कश्मीर में, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली थी इसको, वो 20 मई 1961 को मिल गई थी। आपको पता है भाई जब भी कोई भी कानून बनता है पहले वो ध्यान रखोगे, या तो लोकसभा में पास होना चाहिए पहले या फिर राज्यसभा में पास होना चाहिए। तो पहले किसी भी एक सदन में पास हुआ, फिर दूसरे सदन में जाएगा, जब दोनों सदनों में पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अच्छा, अब शुरुआत किसी भी सदन से हो सकती। ओके, जब प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाएगी तो उसी को लिखा हुआ है यहां पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब ठीक है, कानून यानी कि ये बन गया। ये कानून लागू हुआ है 1 जुलाई 1961 को। ठीक है, जीएसटी दिवस भी है, ठीक है, 1 जुलाई को, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अब लागू हो गया तो पहली वाली धारा में इतना ही है और पेपर में से इसी में से चीजें निकाल लेता है, ध्यान रखना। ओके, अब आते हैं धारा 2 क्या कहती है। धारा 2 कहती है कि दहेज की परिभाषा क्या है। अगर आपके क्वेश्चन ऐसा लिखा मिले कि दहेज की परिभाषा किस धारा में है, ये आपको देखना है, तो हमारी ये 2 में है। इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को दिया या लिया जाता है ना भाई। एक होता है वर पक्ष, एक होता है वधू पक्ष। इन दोनों के द्वारा जो लिया दिया जाता है उसको हम दहेज बोलते। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखना, किंतु मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह के समय दिया गया मेहर दहेज के अंतर्गत नहीं आता। ये दहेज के अंतर्गत नहीं आता यहां पे मुस्लिम्स में, ये ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि ये वाली लाइन आपसे पूछेगा भी नहीं, इंपॉर्टेंट वही है। ओके, वो में भी यही इंपॉर्टेंट है ज्यादा, है ना। ये तो दहेज की परिभाषा है, आपको पता होनी चाहिए कि भाई विवाह के समय वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में जो लेन देन होता है वो क्या हो जाएगा, वो दहेज की परिभाषा में आता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे आते हैं थोड़ा सा। अब धारा 3 क्या बोलती है, दहेज देने या लेने के लिए शास्ति, शास्ति मीन्स दंड। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, दंड। अब देखो, दहेज लोगे तो भी दंड का प्रावधान है, दोगे तो भी दंड का प्रावधान है, समझ गए। तो ये क्या है, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, जब ये कानून प्रारंभ हो गया उसके पश्चात दहेज देगा या लेगा, है ना भाई, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम से नहीं होगी, यानी कि उसकी अवधि 5 वर्ष, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, या फिर जुर्माना कितना लगेगा उस पे, 15,000 रुपए का लगेगा। ठीक है भाई, या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का इनमें से जो भी अधिक हो दंडनीय होगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो ऐसे आपने, ये मेन चीज है हमारे लिए कि भाई
या तो 5 वर्ष तक की सजा या 15,000 रुपए का जुर्माना इसमें है। ध्यान रखना, धारा 3 वेरी इंपॉर्टेंट, देना और लेना, दहेज को लेना और देना, यह बात ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें इसमें एक चीज शामिल करता हूं कि भाई परंपरा अनुसार दी गई भेंट शामिल नहीं है, समझ गए, और सारी चीज परंपरा कह के ही हो जाती, समझ गए क्या मतलब। हाँ भाई, कोई भी लिखित में तो देखो होता नहीं है कुछ भी, कह देते हैं हाँ भी मैं तुम्हें ये 2 बीघा जमीन दूंगा, समझ गए, ये मेरी बेटी भी दे दी, ये मैंने 2 बीघा जमीन भी दे दी, समझ गए, और ये जाइए, समझ गए भाई। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई लिख के दे के मैं जमीन दूंगा ही दूंगा, बाद में कागजों पे चढ़ जाती है जमीन, वो अलग बात है, समझ गए। ऐसे तो नहीं है कि भाई दूंगा ही दूंगा, या फिर चलो जी मैंने इतना सारा सोना दे दिया कि लिख के ही दे के भाई इतना देगा ही देगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। कह देते हैं कि परंपरा के अनुसार दे रहे हैं हम, तो परंपरा में ही निकल जाता है मामला, समझ गए। तो इस बात को तो परे रख देते हैं लोग और इस बात पे काम कर जाते हैं, समझ गए। यानी कि जुर्माने और जेल से बचने के लिए इस बात को अपना लेते हैं लोग, कहते थे कि परंपरा है हमारी जी पुरानी। अब सरकार भी नहीं सोच रही होती यार, जब हमने ये चीज लागू करी है तो ये क्या हिसाब है, तो चल रहा है बस काम, समझ गए। बोलता है धारा 4 के मुख्य प्रावधान आपको क्या देखने को मिलेंगे। इसमें अपराध क्या है, किसी भी पक्ष, जैसे धारा 4 ये कहती है, मान के चलो किसी लड़के के या लड़की के माता और पिता दहेज लेने देने की बात कर रहे हैं, या फिर उनके रिश्तेदार दहेज देने की बात कर रहे हैं, तो भी सजा का प्रावधान है, ठीक है भाई। किसी भी पक्ष दूल्हा या दुल्हन के माता पिता या रिश्तेदार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करना एक दंडनीय अपराध है। सजा क्या है जी, इसमें है न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम इतना, तो 6 महीने से लेकर, है ना भाई, 2 साल तक का प्रावधान है सजा का, है ना, या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना है, समझ गए भाई। और दोनों उपयुक्त, दोनों का संयोजन भी है, दोनों भी हो सकता है, समझ गए। या तो सजा भी हो जाएगी और साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा, तो नहीं करनी है आपस में बात, काम खत्म, ठीक है। आ जाओ अब नेक्स्ट। धारा 4 क में क्या कहता है, विज्ञापन पर निषेध है। जैसे मान के चलो कोई है तो बड़ा अमीर आदमी और उसके लड़के की शादी नहीं हो रही है ना, के लड़के को सब आते हैं देखने वाले, कहते हैं जी ये तो गंजा है, समझ गए, इसके तो बाल नहीं, उसको मना करके चले जाते हैं, कहते हैं जी ये ओवर एज हो चुका, ठीक है भाई। या फिर बोले कि जी ये तो लड़का ढीला है, आलसी है, हमें नहीं भा रहा है। तो अब उसके माता पिता क्या है भाई, हमारे पास संपत्ति भी है, सब चीज है, लेकिन हमें लड़के की शादी करनी है, तो वो अखबार में विज्ञापन निकल कि हाँ जी हमारे लड़के के पास ये चीज है, समझ, ऐसा नहीं कर। अगर ऐसा किया तो देखो, दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी है, ऐसा करने पर कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं की जा सकती और किंतु 5 वर्ष तक हो सकती है। तो 6 महीने कम से कम, और ध्यान रखोगे मैक्सिमम 5 साल तक की उसमें सजा का प्रावधान है, 15,000 रुपए तक का जुर्माना है, समझ गए। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, समझ गए। आराम से रिश्तेदारों के थ्रू ढूंढ ढांड के कर लेना भाई कहीं से, ऐसे नहीं करना है भाई, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट। अब धारा 5 क्या कहती है, दहेज देने या लेने के लिए करार प्रारंभतः शून्य होगा। क्या चीज है भाई, ये बहुत समझ गए। देखो, अगर तुमने कोई एग्रीमेंट किया है, समझ गए, दहेज को लेकर कोई एग्रीमेंट किया है, राजीनामे से, मांगा नहीं है किसी ने, समझ गए, या किसी ने मांगने के बाद दिया नहीं है किसी ने, दोनों का सलाह मशवरा होकर एग्रीमेंट हुआ है कि हाँ भाई मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे यहां कर दूं, समझ गए, और मैं ये लिखित में ये चीज दे रहा हूं, आप मुझे लिखित में ये चीज, समझ गए भाई। ने भी उधर से थोड़ा मांग लिया, इधर से भी इसने थोड़ा मांग लिया, या दोनों ने कुछ नहीं मांगा, बस लड़की को दूसरी तरफ दे दिया, लेकिन लिखित में करार हुआ है, समझ गए, एग्रीमेंट हुआ है। अब इसको ले जाके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं भी होगे, चैलेंज नहीं, इसको तुम चैलेंज नहीं कर सकते किसी के भी पास जाके। एक बात आप ध्यान रखोगे, सर इसको हम चैलेंज नहीं, समझ गए भाई, किसी के भी पास नहीं लेके जा सकते, क्लियर है। तो ऐसे आप ध्यान रखो। तो ये धारा 5 तो बहुत बढ़िया हिसाब किताब है भाई,
समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट। इसमें ना एक चीज जोड़ी गई है, वो क्या? बहुत बढ़िया, यहीं पे लिख दी है। पीएनएस की धारा 80 में एक मुख्य बिंदु क्या है? मान के चलो लड़की की शादी हुई है, अब लड़की को शादी के 7 साल के अंदर ही उसे दहेज के लिए सताया गया और दहेज के लिए सताने से उसकी मृत्यु हो गई। तो अब सजा का प्रावधान है जिन्होंने उसको सताया है उनको। कैसे? दहेज हत्या की परिभाषा देखते हैं पहले। यह धारा किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर दहेज की मांग से संबंधित क्रूरता के कारण हुई मृत्यु को परिभाषित करती है। मृत्यु जलने, शारीरिक क्षति जैसे कि पीटने भई, या किसी अन्य अप्राकृतिक परिस्थिति के कारण हुई है। मृत्यु से पहले उसके साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो। अपराधी पति या उसके रिश्तेदार होंगे। समझ गए? अब सजा, दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 7 साल तक की कैद और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती। समझ गए? पहले तो ध्यान रखना है 7 साल, ठीक है भाई, शादी के 7 साल के अंदर होना चाहिए, तब ये ध्यान रखोगे इसमें आए, ठीक है भाई, तब ये दहेज में आएगा, ये बात ध्यान रखना, तब ये डॉरी में आएगा, 7 साल के अंडर अंडर। और सजा भी फिर उसे ध्यान रखोगे कम से कम 7 साल के बाद आजीवन, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना, या तो 7 साल या फिर आजीवन, ये बात ध्यान रखो। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब धारा 6 क्या कहती है जी? दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारियों के फायदे के लिए होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? मान के चलो भाई, जैसे मान के चलो आप पर दहेज का आरोप लग, जैसे मान के चलो किसी लड़की की शादी हो गई और वो लड़की की उम्र 18 साल से कम है, मतलब वो अभी बालिक नहीं हुई लड़की, तो सामने वाले जो उसके रिश्तेदार हैं या उनमें से कोई बंदा ये कह दे कि भाई इसका जो दहेज है ना वो तुम मेरे नाम पे दे दो, मैं इसे दे दूंगा जब इसकी उम्र हो जाएगी 18 साल, वो ऐसे कह के ले ले और फिर बाद में ना दे। समझ गए? ये बोल के कि अभी लड़की जी कच्ची है, अभी लड़की 18 साल नहीं हुई है, आप मेरे को दे दो, इसका जो भी मिल रहा है पैसे वगैरह या जो भी चीज है, जो भी है, जो सोना पोना सब मुझे दे दो, मैं रख लूंगा जब ये 18 की हो जाएगी, या फिर 18 की भी हो चुकी है वो, समझ गए, 18 की भी हो चुकी है वो, और उसके किसी चहेते ने बस रख लिया है कि हाँ मैं बाद में दे दूंगा, अब वो दे नहीं रहा, तो अब वो दे नहीं रहा, तो यहां पर ध्यान रखोगे जब से उस पर दहेज का आरोप लगेगा, चोरी का आरोप लगेगा उस लड़के के ऊपर, अब उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसे उस लड़की को देना पड़ेगा। समझ गए? 3 महीने के अंदर अंदर उसे देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और लड़की अगर 18 साल की हो चुकी है तो उसे पहले खुद ही 3 महीने के अंदर दे देना था, ये भी आप ध्यान रखोगे, उसे अपने पास रखना ही नहीं था। समझ गए? या तो जब उस पे दहेज प्रथा लड़के पर लग गई है उसके 3 महीने के अंदर उसे लौटाना पड़ेगा, ना लौटाएगा तो सजा का प्रावधान है, अभी देखेंगे हम। या फिर अगर लड़की 18 की हो गई है तो उसे तभी दे देना था, और अगर उसने ना दिया 18 की होने के बावजूद भी, तो अब तो भाई वो नपेगा, सीधी बात है। अब देखते हैं, उस विवाहित स्त्री को लौटा देगा यदि दहेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपयुक्त वर्णित समय सीमा के भीतर दहेज लौटा आने में असमर्थ रहता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने, ध्यान रखोगे 6 महीने कम से कम, और 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। समझ गए भाई? और जुर्माने से जो 5,000 कम से कम लगेगा भाई उस पे, समझ गए भाई, 5,000 उसका कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा उस पर ध्यान रखोगे 10,000 तक का होगा, ये भी आप ध्यान रखो, है ना भाई, या फिर दोनों से ही, समझे भाई, सजा भी होगी और जुर्माना भी लगेगा। भैया अभी तुमको ये लग रहे होंगे, है ना, कि सर बहुत कम है ना, जुर्माना उर्माना, 1961 के हिसाब से देख रहे हो आप, समझिए उस समय पर ये कई लाखों के बराबर थे, समझ गए, तो ये भी आप ध्यान रखो, आज के अगर आप देखोगे इस हिसाब से उस समय पर तो कई लाखों के हिसाब से बैठेंगे। चलो ठीक है, आ जाते हैं आगे। अपराधों का संज्ञान। अच्छा, इसमें अपराधों का संज्ञान कौन लेगा? क्या इसमें न्यायालय ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, ठीक है भाई, न्यायालय भी ले सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि न्यायालय इसमें नहीं लेगा। पहले सीधी सी बात है कि पुलिस जो है, पुलिस में आपको एफआईआर करानी पड़ेगी, पुलिस फिर इसकी चार्जशीट बनाएगी, फिर कोर्ट में जाएगी, तो न्यायालय भी इसमें ले सकता है संज्ञान, ठीक है। लेकिन
उससे पहले ध्यान रखो, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अपराधियों का संज्ञान प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ध्यान रखोगे, ये कहां लेगा, ये लेगा छोटे शहर, ध्यान रखोगे छोटे शहरों में, ये बात ध्यान रखना, छोटे शहरों में, ठीक है भाई। और महानगर में, जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर में मजिस्ट्रेट ले सकेंगे, ये आप ध्यान रखो, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये लेंगे इसका संज्ञान, ऐसे भी ध्यान रखोगे। धारा 8 क्या कहती है, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध, है ना, अजमानती और अशमनीय होगा। मतलब के भैया एक संज्ञेय अपराध है, ये समझ गए भाई, संज्ञेय, जो संज्ञेय अपराध है, समझ गए, ऐसा नहीं है, मान के चलो संज्ञेय अपराध होते हैं अजमानती मींस गैर जमानती, गैर जमानती मींस बगैर ही आपको वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। गैर जमानती वो होते हैं बगैर वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। मान के चलो कोई बड़ा भाई खूंखार आदमी है और उसने 5-7 मर्डर कर दिए और पता है पुलिस को कि इसने मर्डर कर दिए, अब पुलिस का वेट थोड़ी ना करेगी कि वारंट निकालेगा कोर्ट, उसके बाद हम इसे गिरफ्तार करें, पकड़ लो, संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराधी है वो, संज्ञेय अपराध किया है, समझ गए। तो ये क्या है, ध्यान रखोगे, अजमानती और अशमनीय होगा, यानी कि ये संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि उसे पकड़ा जाएगा और पकड़ के उसे पहले पूछताछ की जाएगी कि हाँ भाई क्या है, क्या तूने क्यों किया है ऐसा, और उसे फिर जेल में डाला जाएगा और फिर उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, बाकी समझ गए, क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई उसको बेल मिल जाएगी और बेल मिलते ही बाहर से बाहर कि भाई मौज ले तू, नो प्रॉब्लम, समझ गए। तो उसको बाद में देखेंगे बेल का, पहले उसे गिरफ्तार करेंगे, पकड़ेंगे, ठीक है भाई, उसको जेल में रखा जाएगा। बोलता है 8A, कुछ मामलों में सबूत का भार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलो किसी पे डॉरी लगी है, किसी पे दहेज का आरोप लगा है, तो पुलिस आपके लिए सबूत इकट्ठा नहीं करेगी, आप खुद करो, समझ गए। जिसके ऊपर दहेज लगा है ना, जिस पर ध्यान रखोगे दहेज लगा है, वो खुद सबूत इकट्ठा करेगा, खुद सबूत इकट्ठा करेगा वो, आप ही, समझ गए, आप ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करोगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट। अब 8B का क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। 8B, राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह उचित समझे, समझ गए। राज्य सरकार का दायित्व है, किसका है दायित्व, राज्य सरकार, इज अ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना 8B में ये बात लिखी हुई है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकता है, समझ गए भाई। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये व्हाइट में लिखी हुई लाइन इंपॉर्टेंट। अब धारा 9, अब धारा 9 में देखो, धारा 9 और 10 आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ बस थोड़ा सा बदलाव है। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार, यहां पर तो है धारा 9 में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति, धारा 10 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति, ठीक है भाई। केंद्र सरकार अधिनियम के संबंध में नियम बना सकती है। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। धारा 10 के अंतर्गत अधिनियम के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकती है, ठीक है भाई। आ जाओ, अब फिर भी एक बार 10 देख लो। 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम उसके बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के पटल पर, है ना, रखा जाए, बस काम खत्म, इतना। 10 की 10 हो गई। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या असत्य है इस अधिनियम के अपराध के बारे में, ठीक है भाई, जरा बताओ। देखो भाई, संज्ञेय है, बिल्कुल है, अजमानतीय है, बिल्कुल है ना भाई, अशमनीय बिल्कुल है। ये क्या है, इसको हटाओ यहां से, ये तो गलत बात लिखी हुई है ना। इनमें से क्या चीज एक असत्य है, जमानती है, नहीं नहीं, ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कहां पर लागू है, तो ये कहां है, अब पूरे भारत में है अभी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, नाउ, राइट नाउ, पूरे भारत में है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज लेना, है ना भाई, या देना, लेना या देना 3 धारा में था, अगर आपको याद है, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, धारा 3 में आपको देखने को। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है यदि महिला जिसके दहेज वापस करना था,
है ना, जिसको दहेज वापस करना था उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दहेज किसे दिया जाएगा अब? ऐसे में उसके बच्चों को दिया जाएगा। अगर बच्चे नहीं है तो माता पिता, ठीक है, अगर बच्चे नहीं है तो माता पिता को दिया जाए। ऐसे आप ध्यान, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट। दहेज लेने या देने का करार किया गया है तो ऐसा करार कैसा है, इसको क्या बोलोगे? ये शून्य होगा, यानी कि एग्रीमेंट किया गया है, तो फिर आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते किसी के पास ले जाकर, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और यहां से ये थ्योरी। उम्मीद है बहुत आराम से तुम्हारे समझ में आ गई होगी। इनमें से इन्हीं धाराओं के जुर्माने और सजा, इन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, यहीं से आपके क्वेश्चन निकल जाते, ठीक है भाई। तो यहां पर हमारी ये वाली जो क्लास है ये 3 बजे आ जाती है, यूपीएसआई की क्लास, और इसकी वीडियोस और भी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड की 5 बजे क्लास चलती है हमारी जीएस की, और 9 बजे दिल्ली पुलिस की क्लास चलती है जीएस की, और फिर हमारी रेलवे की क्लास चलती है 10 बजे। थैंक यू। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, फिनिश सर ऑफिशियल करके टेलीग्राम पर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। फिर मिलूंगा मैं अगले सेशन में आपको, तब तक नमस्ते।